स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ईरान इजराइल की जंग को 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आखिरकार ये जंग कहां जाकर रुकेगी, इसका जवाब शायद किसी के पास हो, क्योंकि लगातार अब ये जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। साफ तौर पर ट्रंप का कहना है कि हम ईरान को घुटने पर लाकर छोड़ेंगे, तो वहीं ईरान का साफ तौर पर कहना है कि जहां तक अमेरिका जंग लेकर जाएगा, हम भी वहां तक ले जाने के लिए तैयार हैं। लगातार आप धमाके की बातें सुन रहे हैं, लगातार आप मिसाइल स्ट्राइक की बातें सुन रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मार्केट की नज़र से आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी कहां जाकर रुकी हुई है, क्रूड ऑयल कहां पहुंचा है, इसका आपकी हमारी ज़िंदगी पर असर क्या होगा। यानी कि महंगाई क्या बढ़ने वाली है या फिर महंगाई अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं। आखिरकार कहां जाकर ये जंग रुकेगी, मार्केट की नज़र से हम समझते हैं, इसका असर आपकी और हमारी ज़िंदगी पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खुद स्टूडियो में आज मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। बहुत स्वागत है आपका। तो जाहिर तौर पर सबके मन में एक ही सवाल है, जंग कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि ट्रंप फायर तो ईरान भी फुल मूड में है कि आर पार की लड़ाई है ये। देखिए, वॉर का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि वॉर में कोई ऐसा यहाँ पर स्टॉप होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों काफ़ी एग्रेसिव हैं और दोनों ही एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं, बट दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई सॉल्यूशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये धीरे धीरे एक गृह युद्ध की तरह कोल्ड वॉर का रूप ले लेगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो वॉर है ये थोड़ा ठंडा तो होगा बट ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही इकनॉमी को नुकसान हुआ और दोनों ही इकनॉमी अभी उस लेवल पर है कि वो वॉर ख़त्म करने के मूड में नहीं है, तो मुझे लगता कि कोई जल्दी से यहाँ पर कोई वॉर ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। कोई सॉल्यूशन अगर आएगा भी तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी से यहाँ पर आपको कोई कूलनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर देखिए करीबन 5 साल हो गए चलते हुए, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। वहाँ पर रोज़ हम कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता हुआ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो वॉर चल रहा है ये उसका ही रूप लेता हुआ दिखाई देगा। यूक्रेन वो छोटा देश है, तब ये हाल है। और ईरान तो जाहिर तौर पर एक बड़ा देश है, उसके कंपैरेटिव में इट्स अ बिग इकोनॉमी। यस, तो अब जाहिर तौर पर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा खिंचने वाला है। देखिए, लंबा बिल्कुल खिंचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही देश अपने आप में बहुत इक्विप्ड है, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, चाहे वो कमोडिटी को लेकर हो, चाहे वो पावर को लेकर हो, चाहे वो मनी वाइज हो। दोनों ही देश काफ़ी स्ट्रांग है और दोनों ही देशों को काफ़ी देशों का सहारा भी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बैकफुट पे जाने वाला है। और आपको लगता है कि ट्रंप को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था, उनको ये पता था कि वॉर कैसे शुरू करनी है, उन्होंने कर तो दी, लेकिन शायद उनके पास भी वो स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही कि रुकेगी कहाँ या फिर इतना बैकफायर ईरान कर सकता था, शायद उनको ये अंदेशा नहीं था जिस तरह की स्थिति इस वक्त दिख रही है। देखिए, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंचेगा। उनको ये था कि स्टार्टिंग में 2 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगा, उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको आप खत्म कर देंगे तो यहाँ पर आप जीत जाएंगे वॉर और आप इसको खत्म कर देंगे, बट ये बिल्कुल भी उनको अंदेशा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे या उनके अगर आप बॉडी लैंग्वेज से देखेंगे तो बिल्कुल उनको अब हताश होते हुए दिख रहे हैं कि ये जो वॉर है ये क्या रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उनकी अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं देखें तो लोग नेगेटिव उनके के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं। अमेरिका में ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां वो पहले नोबेल पुरस्कार के लिए डिमांड कर रहे थे, अब लोग कह रहे हैं कि शायद वो उन्होंने सही किया, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी पावर के ऊपर एज ए राष्ट्रपति बैठा हुआ है और अब उनकी हर जगह जो है बुराई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके साथ देश में तो नहीं दिख रहे, उन्होंने जिस देश से कहा था कि भाई अपने वॉरशिप भेज दीजिए, सबने ही मना कर दिया। देखिए, जापान ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया। देखिए, यही इंडिकेशन है कि अब लोग उनको पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो लोग हैं उनसे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम अगर यहाँ पे घुसेंगे तो कोई हमारी इकोनॉमी पे डेंट ना आ जाए। तो चाहे वो जर्मनी हो, ये तो हमारा नहीं है, ये युद्ध हमारा नहीं है, हमने शुरू नहीं किया। तो देखिए, यही एक पॉइंट है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से शो कर रहा है कि अब धीरे धीरे जो देश हैं बाकी वो उनके लिए दिख तो रहे हैं कि सपोर्ट में है, बट वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए एक सेटबैक है और उनकी वो बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा है। अब जाहिर तौर पर सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि अगला कदम क्या होता है अमेरिका का, और उसके बाद फिर ईरान क्या रणनीति अपनाता है, चूंकि नई लीडरशिप वहाँ पर भी है। अच्छा, इन सब के बीच में चूंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, मैं मार्केट के लिहाज से समझना चाहूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी पे इस वॉर का क्या असर पड़ रहा है, या फिर रशियन यूक्रेन का जब वॉर चला तो हमने देखा थोड़ा लड़खड़ाया, उसके बाद फिर वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो क्या वही स्थिति है कि कंसीडर कर लिया है मार्केट ने इस वॉर को भी?
देखिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम ये वॉर मार्केट के लिए नया था और जनरली हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती हैं मार्केट में वो बहुत जल्दी डिस्काउंट कर ली जाती हैं। अगर आप कोविड से देखें तो कोविड जब आया था तो हमने बड़ा क्रैश आते हुए देखा था, बट वहीं से एक अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिली थी। मार्केट ने वहाँ से नए हाइज बनाए थे। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब एक करेक्शन देखने को मिला था, बट वहाँ से नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। जब अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पर भी एक मार्केट में क्रैश आया था, बट वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो अब ये जो वॉर है, मुझे लगता है कि ये जो मार्केट में इसको करेक्शन आया है, ये अब मार्केट इसको डिस्काउंट करती हुई नज़र आ रही है। जितना ये लंबा वॉर चलेगा मार्केट उतना ही इसको डिस्काउंट करती हुई चलेगी, क्योंकि देखिए मार्केट की ये हमेशा से ही रणनीति रही है कि जो भी इंसिडेंट होता है वो मार्केट बहुत जल्दी प्राइज इन कर लेता है, और अब मुझे लगता है कि ये जो मार्केट ने इस वॉर को प्राइज इन कर लिया है। लेकिन कुल मिलाकर असर तो आपकी हमारे ज़िंदगी पर पड़ ही रहा है ना। अभी एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं और इस बीच अब ये खबर मिल रही कि दूध के दाम भी बढ़ने वाले हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। इंडक्शन की हमने देखा किस तरीके से मारामारी थी, उन कंपनीज ने भी इंडक्शन के दाम बढ़ाए। दवाइयों के भी इनफैक्ट दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या ये माने कि अब आगे ये कंटिन्यू रहेगा? किन किन चीज़ों का किन किन सेक्टर्स पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रूड, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्रूड जो है एक ऊर्जा का एक स्रोत होता है पूरी इकोनॉमी के लिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी इकोनॉमी को तो इकोनॉमी वो रन नहीं कर पाएगी। तो और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के लिए, और अगर आप देखेंगे तो 80% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो अब, और जैसे क्रूड के भाव पिछले एक महीने में 40% इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये उन कंट्रीज़ के लिए सेटबैक है जो कंज्यूम करते हैं, और इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि क्रूड के भाव अगर आप एक महीने पहले देखेंगे तो करीबन $60 के आसपास थे। आज क्रूड के भाव करीबन ऑलमोस्ट $100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बास्केट है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, और रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आता है। ग्लोबल एक्सपर्ट तो ये बोल रहे हैं कि $200 के पार भी जा सकते हैं। देखिए, तो बिल्कुल ये होगा क्या? देखिए, अगर ये सप्लाईज जो अब आनी चालू है, हालांकि अभी 2 वेसल्स इंडिया की तरफ आए हैं, अगर ये सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाती है, पहले की तरह हो जाती है, तो क्रूड के भाव में गिरावट आएगी। बट अभी जो वॉर सिचुएशन है, लग नहीं रहा है कि उस पेस से ये आपको सप्लाई आती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि सप्लाई यहाँ पे रहे, थोड़ा स्लो पेस पे आती हुई दिखाई दे, तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट क्रूड के भावों पर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव के बारे में बात करें, G7 कंट्रीज़ ने क्रूड की सप्लाई चालू करी है, IEA ने भी क्रूड की सप्लाई चालू करी है, क्रूड US जो है वो भी क्रूड को डील कर रहा है, तो क्रूड की सप्लाई यहाँ पर बढ़ रही है। बट सप्लाई बढ़ने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमिंग कंट्रीज जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ तक क्रूड नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि क्रूड के जो भाव हैं वो इन इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट शो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जनरली जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम अगर मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम चिप्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिर कॉस्टली हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, जो कि उनके भाव बढ़ना इसलिए भी लाजमी है अनुज जी, की जो कंटेनर जिससे सामान आ रहा है वो वहीं पर फंसे हुए हैं। तो कंटेनर का किराया भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो ऑब्वियस है कि सारा रॉ मटेरियल महंगाई होने वाला है। देखिए, तो ये अगर वॉर लंबा चलता है तो फिर क्या होगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वेसल्स के किराए हैं वो यहाँ पर बहुत बढ़ गए, करीबन $4,000 पर डॉलर पर 40 फीट के हिसाब से इंक्रीज़ हो गए हैं, पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, क्योंकि उनका माल जो है वो टाइम से नहीं डिलीवर हो पा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जनरली अगर पेरिशेबल है तो सामान ख़राब हो जाएगा, बट अगर नॉन पेरिशेबल है तो उसकी टाइम इंक्रीज़ हो जाती है और वो टाइम से नहीं पहुँच पाता है, तो उसके प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है चीज़ों को लेकर। तो अगर नहीं मिलेंगे, कंटेनर नहीं मिलेंगे, तो उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होंगे, और उसका जो प्राइस है वो जनरली कंज्यूमर के पास पास ऑन होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो आइटम्स है, जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देशों से ही हम लोग क्रूड ऑयल भी खरीदते हैं, और मिडिल ईस्ट में जिस तरह का हाहाकार है वो किसी से नहीं छिपा है। तो ऐसे वक्त में आपको लगता है कि जैसे आपने G7 की बात की कि वो आगे क्या कदम उठाए, इसको लेकर अब मीटिंग्स शुरू हुई हैं। ब्रिक्स को भी क्या मजबूत होना चाहिए, जिस तरह की वॉर हम देख रहे हैं, और लोग तो ये करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो
इस तरीके के संगठनों को आपको लगता है कि मजबूत होने की ज़रूरत है या उनको अब आगे बढ़ना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे G7 कंट्री ने जिस तरीके से क्रूड सप्लाई के बारे में बोला है कि वो क्रूड सप्लाई बढ़ाएंगे, तो ये बहुत सराहनीय कदम है कि ऐसी विकट स्थिति में अगर G7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी क्रूड की सप्लाई इंक्रीज़ करती हैं तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो अगर ब्रिक्स भी यहाँ पर संगठित ही है और देखिए उसी का ही असर है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अपनी क्रूड की सप्लाई बढ़ा रही हैं और देखिए उसी के प्रेशर की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड के वेसल्स हैं वो अब इंडिया की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि इंडिया के अगर आप रिलेशन की बात करेंगे, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, सभी के साथ काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे जहाज़ हैं वो अब पोर्ट तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मतलब एक धड़े का ये मानना है कि ट्रंप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के वॉर कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने वेनेजुएला पे किया हो या ईरान पर किया हो। वहाँ की जनता भी उनके खिलाफ भड़की हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इकनॉमी उनकी डाउन हुई, जिस तरीके से टैरिफ वॉर उन्होंने छेड़ा, तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक अमेरिका के व्यापार के लिए ही कर गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद अमेरिका की राजनीति पर भी असर इसका होगा, और ट्रंप के लिए क्या असर होगा, और क्या ग्लोबल जो एक पावर है उसका सेंटर भी बदलेगा? देखिए बिल्कुल, हाँ, जब भी हम देखते हैं कोई वॉर होती है तो उसके बाद बहुत चेंजेस हम ग्लोबल इकोनॉमी में देखते हैं। हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, उसके बाद बहुत चेंजेस आए हैं, नाटो का नया रूप देखने को मिला है। प्लस अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद हमने एक बहुत बड़ी चेंजेस आती हुई देखी है, जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ी पावर सामने निकल कर आया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वॉर के बाद बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पावर जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी, डिसीजन मेकिंग बहुत स्पीड से चेंज होती हुई दिखाई देगी, फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत बड़े चेंजेस आपको आते हुए दिखाई देंगे। प्लस उसके साथ साथ जो आपकी डिफेंस रणनीति है उसमें आपको बहुत बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर आपको बहुत बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे वॉर्स ना हो और ऐसी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से ना देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि हर वॉर एक लेसन देके जाती है, और इस वॉर के बाद आपको पूरे ही ग्लोबल मार्केट में, चाहे वो यूएस की ग्लोबल इकोनॉमी हो, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो इसराइल की हो, सभी में आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंज होने वाला है? अगर मैं एक लाइन में इस जो अपना मैंने सवाल पूछा था उसको एक लाइन में रैप अप देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल पावर है वो भी यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आएगी, और इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ट्रंप का कहीं ना कहीं क्या इसमें वॉर खत्म होने के बाद एक डिक्लाइन भी आ सकता है क्या उनकी राजनीति में? देखिए बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब उनका वॉर का रूप देखा है और कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो यूएस के ही नागरिक हों, वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आपको अगर युद्ध करना है तो आप अपने बच्चों को भेजिए बॉर्डर पे, आप बाकी के बच्चों को क्यों बॉर्डर पे भेज रहे हैं? तो ऐसी स्टेटमेंट्स। और बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने ये वादा किया था जनता से कि किसी तरह का वॉर नहीं होगा, और सैनिक जो है जिस तरह से अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका की किरकिरी हुई थी वो स्थिति नहीं बनेगी, और वही हो रहा है कि अब वापस वो वॉर जोन में चला गया अमेरिका। देखिए ये उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे इलेक्शन के टाइम पे वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होते हुए दिख रहे हैं, और उसके उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट ट्रम्प के लिए बहुत नेगेटिव होगा, और ये कहीं ना कहीं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको कम करता हुआ नजर आएगा, और उनकी जो एक फेवरेटिज्म होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी संख्या यहाँ पर कम करेगा। चलिए अब देखना होगा कि वॉर जिस तरीके से चल रहा है आखिरकार आप इसे किस तरीके से देखते हैं। इसका आपको क्या लगता है, ट्रंप पर, उनकी राजनीति पर, अमेरिका पर क्या असर होने वाला है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। थैंक यू अनुज गुप्ता जी। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है।